ये साल यानी कि 2025 स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से 2007 और 8 के बाद का सबसे डेंजरस साल में से एक होने वाला है। अब 2007-8 में क्या हुआ था? उस समय आया था सब प्राइम क्राइसिस, हाउसिंग बबल बर्स्ट, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज क्रैश कर चुकी थी। इंडियन स्टॉक मार्केट भी 60% से ऊपर, फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात कर रहा हूं, वो फॉल हो गया था। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फॉल में से एक था। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है एस नरेंद्र सर का। अब नरेंद्र सर है कौन? देखिए, अगर आपने इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हमने नरेंद्र सर की व्यू को आपके सामने प्रेजेंट किया है, उनके साथ डिस्कशन करा है, पॉडकास्ट करे, कॉन्वर्सेशन करी, वो आपके सामने प्रेजेंट भी करी है। ही इज प्रेजेंटली CIO ऑफ ICICI Pru म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम एंड ओल्डेस्ट नेम, जो आज के दिन वन ऑफ द हाईएस्ट फंड्स में से एक मैनेज कर रहे हैं, वो है नरेंद्र सर। नरेंद्र सर ऐसा नहीं कि आज मार्केट में आए हैं, ये पिछले 25 सालों से स्टॉक मार्केट में रेगुलरली फंड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक है कंप्लीट इंडस्ट्री के। अगर आपका स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप रेगुलरली फॉलो करते, तो नरेंद्र सर की बात को आपने जरूर सुना होगा। मैं पर्सनली इन्हें फॉलो करता हूं इनके कॉन्ट्रा और वैल्यू कॉल्स के लिए, और ऐसा नहीं कि मैं आज से इनको सुनना स्टार्ट हुआ। बातचीत करना, इनसे मिलना, इनसे डिस्कशन करना, इनसे सीखना तो हम काफी समय से कर रहे हैं। मैं पर्सनली इन्हें रेगुलरली फॉलो कर रहा हूं 2016-17 से, जब से मैं इस मार्केट में काफी एक्टिव तरीके से काम करने लगा था। इनके कॉन्ट्रा कॉल्स, इनके वैल्यू कॉल्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। होता यह है कि जिस समय ये कॉल लेते हैं वो थोड़ा सा जल्दी होता है। होता ये कि जो ये कॉल देते हैं उसमें कई बार होता है कि 6 महीने साल भर लग जाए, पर जब उनकी साइकिल प्ले होती है, दैट वर्क्स ब्यूटीफुली। तो इनकी बात को सुनना हमारे लिए जरूरी है। स्टार्टिंग कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया है, अब हम करते हैं आगे की बात। आ जाइए स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। देखिए, सबसे पहली वरी हुआ क्या है, नरेंद्र सर का एक कंप्लीट डिस्कशन था, लिटरेसी प्रोग्राम था, वो अपलोड हो गया था यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अपलोड होते ही उसके ऊपर बवाल मच गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो काफी मिस इंटरप्रेट भी हो गई। पर आज के दिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसे समझते। और असली बवाल तो तब हुआ जिस चैनल ने इनका पूरा वीडियो डाला था, बाद में उस वीडियो को हटाया गया और बाद में कट कर थोड़ी अच्छी बातें डाल दी गई। सारे इंपॉर्टेंट बातें उसमें से हट चुकी है। तो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और वरी के पॉइंटर्स है वो हट चुके थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डिटेल में डिस्कशन किया जाए, आपको समझाया जाए, और नरेंद्र सर के वर्ड्स को ही हम सिंपल करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहली वरी इनकी क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। देखिए, 2007-8 में क्या होता था, मेजॉरिटी पैसा जो कंपनी लेती थी वो लेती थी बैंकों की तरफ से, बैंक से फंडिंग होती थी। आज के दिन छोटी छोटी SME कंपनी आती है, कहती है यार बैंक तो मेरे से इंटरेस्ट मांगेगा, छोड़ इंटरेस्ट, मैं तो चला SME IPO में IPO निकाल देता हूं, लोगों से पैसा ले लूंगा। हो ये रहा है कि जो सारी की सारी कैपिटल रिस्क है वो बैंक से धीरे धीरे शिफ्ट होते होते इन्वेस्टर्स की तरफ जा रही है। अब ये रिस्क कैसे बन जाती है? रिस्क तब बनती है जब मार्केट में फॉल आता है। देखिए, चलती गाड़ी में कोई सी को दिक्कत नहीं है, जब मार्केट चल रहा है सब कुछ ठीक है, सब लोग खुश है। पर सपोज करते हैं मार्केट में कोई भी वरी आ गई जिसकी वजह से 2-5-10% छोड़ो, मार्केट में 30% का फॉल आ गया। जो इक्विटी इन्वेस्टर अपने आप को किसी इक्विटी का ओनर माने हुए थे, क्या वो अपनी ओनरशिप मानेंगे उस समय? क्या मार्केट में उनका पर्टिकुलर स्टॉक 30% फॉल हो गया, उसके बाद भी 40% फॉल हो गया, उसके बाद भी क्या उन्हें उस स्टॉक में वही कन्विक्शन रहेगा? नहीं रहेगा। और जो 40% फॉल होगा, ये सारे रिस्क इन पे आ जाएगी। और ये रिस्क डेंजरस तब हो जाती है क्योंकि हर एक मार्केट के फॉल में काफी सारी कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है। लास्ट टाइम जब 2017, 18, 19 का समय था, उस समय काफी आपने नाम सुने होंगे जहां पे इवन बॉन्ड्स और कंपनीज डिफॉल्ट हो गई थी, चाहे वो DHFL जैसा नाम हो या कोई सा भी नाम होगा, नाम के चक्कर में नहीं पड़ते। उस समय बहुत सारे डिफॉल्ट हुए थे और हर साइकिल में डिफॉल्ट आता है। 2008-9 में भी बहुत सारी कंपनी उड़ गई थी। तो सारा का सारा कैपिटल रिस्क जो बैंक का रहता था वो इन्वेस्टर की तरफ जा चुका है, इसलिए इन्हें टेंशन हो रही है। बिकॉज काफी इन्वेस्टर बन तो रहे बिजनेस ओनर, पर ओनरशिप की और बिजनेस की रिस्क अभी तक नहीं समझ रहे। सेकंड पॉइंट समझते। सेकंड पॉइंट इनकी तरफ से आ रहा है कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। कई बार लोग कहते हैं, जो इनको समझाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं के वर्ड्स है कि कुछ लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि देखो यार, PE रेशियो के हिसाब से तो ठीक ही है, हम सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पर जब हम मीडियन PE देखते हैं, स्मॉल कैप का, मिड कैप का 43 चल रहा है, पैट का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्सेस मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, नहीं मेल खा रहा है। इसके बारे में रादर अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, मैंने भी बात करी थी। आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे अक्टूबर से आप अनंत बेरिश क्यों हो गए, आप थोड़ा सा सावधान क्यों हो गए, आप थोड़ा सा कॉशियस क्यों हो गए, और आप कह रहे हो कि अगर काम करना है तो स्मॉल कैप मिड कैप से तो बच के रहो, इंडिया के टॉप 10 स्टॉक का कोई इंडेक्स हो, टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करो। ऐसी कई बार हमने बातें करी है कि यार यहां पे कंफर्ट जोन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप। ये भी वही सेम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि काफी लोग कह रहे हैं नरेंद्र सर आपने आज बात करना क्यों स्टार्ट किया। भाई, इनके कॉल्स आते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, एक बार जाके चेकआउट करिएगा। नरेंद्र सर जून से, आई थिंक जून जुलाई से रेगुलरली बात करें कि भैया मैं डेंजर में हूं, मेरे को स्मॉल कैप मिड कैप समझ नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत पहले से बात करनी स्टार्ट कर दी थी।
क्योंकि जून जुलाई से करी थी। इनका जो लेटेस्ट एनुअल कॉल था जो दिसंबर के आसपास में आता है, उस कॉल में तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता है कि मैं गलत होते जा रहा हूं स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, पर मैं अपना व्यू स्ट्रिक्ट रखूंगा कि यार मेरे को ये वैल्यूएशन समझ नहीं आती, हो सकता है आज मार्केट मेरे व्यू को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थोड़ा डिले कर रहा है, इट्स ओके, बट मैं वैल्यू का बंदा हूं, मुझे वैल्यू समझ आती है, मुझे समझ आता है कि क्या ये डिजर्विंग है या नहीं है। ये उन्हीं के वर्ड्स थे। तो ये आप चीज समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि आज से बात कर रहे हैं, तो बल्कि जून जुलाई से बात कर रहे हैं, जब किसी को समझ भी नहीं थी कि यार यहां पे थोड़ा अति होती जा रही है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इनका कहना है कि वैल्यूएशन यहां पे ज्यादा हो चुकी है। जब भी किसी भी एसेट क्लास में वैल्यूएशन ज्यादा होती है, नरेंद्र सर कहते हैं वहां से आपको रिटर्न्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ एडिशनल डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये डेटा आपको कुछ हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो बनना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया है, जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है उनके नाम यहां पे रखे, उनके इन्फ्लेशन के नंबर रखे, इक्विटी के रिटर्न्स रखे। यहां पे आप इक्विटी रिटर्न्स देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट आए हैं इंडिया के, अभी रिसेंट की वजह से अभी भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट चल रहे हैं। डेट के रिटर्न रखे, गोल्ड के रिटर्न रखे, इंटरनेशनल के रिटर्न रखे, और एक मल्टी एसेट कि आपने अगर प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन किया होता गोल्ड, इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी में, तो क्या होता आपको पता चलेगा। इंडिया के अलावा बाकी सभी जगह, रदर इंडिया को आप हटा दीजिए और उसके अलावा आप यूएस को हटा दीजिए, इन दो कंट्री के अलावा बाकी सब जगह बेटर होता कि आपने प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन किया होता, एसेट एलोकेशन आपको बेटर रिटर्न्स देता। तो ये दो तो एक्सेप्शन हो गए। ओवरऑल पूरा इक्विटी में रखना एक हायर रिस्क लेके आता है। देखो अगर आपने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में रखा हुआ है तो आपको 21% की रिस्क थी। अगर आपने प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन कर रखा है तो आपको 11.3% का स्टैंडर्ड डिविएशन था। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है किसी और एपिसोड में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम रिस्क के ऊपर एक डिटेल सीरीज बनाए तो कमेंट में जाके यस लिख दीजिएगा। अगर मुझे यस मिलते तो मैं रिस्क को कैसे इंटरप्रेट करते उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी समझ लो, पूरा पैसा इक्विटी में रखने में आपकी डबल रिस्क थी एज कंपेयर टू अगर प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन किया होता। ये आपको ये फिगर बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये कि सिर्फ कुछ कंट्रीज थी जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स आ गए थे। यहां पे मैंने इमर्जिंग मार्केट्स हो गया, फिर इंडिया, चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान, जापान, यूएसए, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज का भी डेटा दिया है, पूरा डेटा कंसोलिडेट दिया है। तो मतलब ये 100% इक्विटी में रखना ज्यादा रिस्क होता है, जिसका रिवॉर्ड आपको मिले नहीं मिले नहीं पता होता। पर अगर आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, तो आप बेटर कुशनिंग रहती है वॉलेटाइल मार्केट के लिए। अभी से वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, इसमें अगर आपने प्रॉपर गोल प्लानिंग कर रखी है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर रखा है, डेट है, गोल्ड है, आपको कोई टेंशन नहीं है इक्विटी में रिटर्न क्यों कम आ रहे हैं, इक्विटी क्यों टूट रहा है, आप में कॉन्फिडेंस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, ये है ब्लू वाली लाइन है इंडिया की वैल्यूएशन या इंडिया का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ये है इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट का 90% प्रीमियम चल रहा था जिस समय ये मैंने एपिसोड बनाया था, मेंबर्स के लिए डेटा पॉइंट प्रेजेंट किया था अक्टूबर में। अक्टूबर के डेटा में मैंने डिस्कस किया था भाई इंडिया का वैल्यूएशन एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट बहुत हैवी चल रहा है, ये वैल्यूएशन नहीं सस्टेन हो सकता। तो यहां पे आपको इंडियन मार्केट्स में अगर थोड़ा सा वैल्यू वापस से इंटरनेशनल मार्केट और बाकी इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाते हुए दिखे तो वो बेटर होता है। वही हम अभी मार्केट में देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा सा रुक रहा है। आज के दिन अगर हम गुड न्यूज की बात करें, नरेंद्र सर का कहना है कि गुड न्यूज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है सिर्फ इमर्जिंग मार्केट के कुछ बास्केट्स में है जो ओवर वैल्यूड है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड वरी जो नरेंद्र सर ने बताई, बाय द वे अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, मिनिमम 5000 लाइक्स मिल जाने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड मैनेज करने में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एसआईपी हमेशा वर्क नहीं करती, रैंडमली गलत समय पे एसआईपी करना डेंजरस होता है। एसआईपी भी वर्क करती है अंडर वैल्यूड एसेट में। अब इसका कहने का मतलब यह है, नरेंद्र सर के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, अगर आपने 2023 में या 24 में स्टार्ट करी स्मॉल कैप के एसआईपी, आपका टाइम होराइजन था 3 साल 5 साल, तो आप परेशान होकर जाओगे, क्योंकि जिस समय आपके 3 साल खत्म हो रहा होगा स्मॉल कैप मिड कैप की खराब साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, उस समय आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में हमेशा आपका टाइम होराइजन 7 साल से ऊपर होना चाहिए। मोर देन दैट, जब मार्केट ओवरवैल्यूड लगे उस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, और फिर अपनी वापस आप एसआईपीस कर दो ऐसी जगह जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट में, तो वो बेटर होता है। मतलब ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स देते हुए बताए, 1995 से लेके 2000 तक का एसआईपी के 0 रिटर्न थे। इस सेम पीरियड में स्मॉल कैप मिड कैप के नेगेटिव रिटर्न थे। 2006 से 2013 के बीच में स्मॉल कैप मिड कैप के एसआईपीस के नेगेटिव रिटर्न थे। 2014 से 2024 के बीच में ब्राजील के एसआईपीस के नेगेटिव रिटर्न थे। अगर किसी ने ब्राजील में एसआईपी करी होती तो गलत समय पे करी हुई एसआईपी भी आपको नेगेटिव रिटर्न दे जाती है। यहां पे सर के कहने का इंटरप्रिटेशन, जितना मैं इनको सुनते हुए आया हूं, कि अगर आपका एक्सपोजर ओवर हो रखा है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आपको वहां पे रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है 3 साल के होराइजन में, आपने स्मॉल कैप में कर रखी, तो आप परेशान होकर जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर अगर आपकी एसआईपी है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की,
तो आप बेफिक्र हो जाइए, पर उस 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे स्टिक रहिएगा। इन्होंने कुछ अपने फंड्स के एग्जांपल देते हुए यहां पे एक्सप्लेन किया था, मैं फंड्स का नाम नहीं लेता, पर एक कॉन्ट्रा थीम का फंड है जिसका नाम दिया था कि यार इस फंड ने इतने रिटर्न्स दिए कि इन्वेस्टर ने बहुत पैसा कमाया है। अगर वो 15 साल 20 साल इस फंड में रुका है क्या? अगर वो नहीं रुका तो परेशान होकर गया। मतलब ये कि यहां पे अगर आपके एसआईपी का टाइम होराइजन 10 साल का है, आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आपका ओवर एक्सपोजर नहीं है पोर्टफोलियो के हिसाब से, इट्स ओके। पर अगर ओवर एक्सपोजर हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि यार आप पूरा पूरा स्मॉल कैप के पीछे भाग रहे हो बिकॉज पिछले 3 साल में स्मॉल कैप ने रिटर्न्स दिए हैं, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस कंप्लीट डिस्कशन का? फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड फंड नरेंद्र सर को आज के दिन बेटर लग रहे हैं एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो स्मॉल कैप मिड कैप के ओवर एक्सपोजर से बचना चाहिए, प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए समझना होगा। काफी मिस इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने सोचा क्यों ना एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इन डिटेल सिंपल वर्ड्स में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि हम नरेंद्र सर से भी आपकी बात कराएं, मतलब नरेंद्र सर को भी लेके आने की कोशिश करें, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा यस। अगर मुझे 1000 से ऊपर यस मिल जाते हैं तो मैं नरेंद्र सर के खुद के, देखिए, और मेरे यहां पे जो वीडियो चलते हैं ना चैनल पे, कोई फिल्टरेशन नहीं होता है। जो सही लगता है किसी पर्सन को हम वो डालते हैं, चाहे उससे कुछ लोग ओपिनियन में बिलीव करें नहीं करें, कुछ ट्रोलिंग हो या फिर कुछ लोगों को लगे नहीं ये तो गलत बोल रहा है, जल्दी बोल रहा है, लेट बोल रहा है, हम किसी भी तरीके का फिल्टर नहीं डालते। मेरा हमेशा ही पॉइंट रहता है, अगर किसी गेस्ट को मैं लाया हूं, उनका जो व्यू है, हो सकता है उनका व्यू और मेरा व्यू भी अलग हो, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके। मेरा काम है कि मेरी इन्वेस्ट आज और कल की फैमिली से जेन्युइन तरीके से काम करना, जेन्युइन तरीके से बात करना। अगर किसी और पर्सन को, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और ये समझता हूं कि यार ये नॉलेजेबल पर्सन है, उनका व्यू कुछ और है, तो आप तक उसी शिद्दत से पहुंचाना। मोर देन दैट, वहां पे कोई भी रैंडम कट्स नहीं लाना, ये मेरा काम है। तो इसलिए आई विल इंश्योर कि अगर मैं नरेंद्र सर से बात करूंगा तो आई विल टेक हिज परमिशन कि सर मैं कुछ भी कटिंग नहीं करूंगा, जो बात होगी सच्ची बात, पूरी बात जाएगी। तो ऐसा कुछ करने की हम कोशिश कर सकते हैं, बट कमेंट में जाके मुझे यस टाइप कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज चाहिए हमारी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।